Yes, a very good evening to all of you. Welcome you all. In today's class, we are going to continue with the chapter Final Accounts. We are going to solve question 5 in today's class. Let's start reading question 5. The following trial balance was extracted from the books of Mr. Roy as on 31st March 2020. 31st मार्च 2020 के डेट में मिस्टर रॉय के बुक्स में से ये ट्रायल बैलेंस निकाला गया है। 31 मार्च 2020 के डेट में मिस्टर रॉय के बुक्स में से ये ट्रायल बैलेंस निकाला गया है। राइट, तो अपने को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, काफी सारे आइटम्स दिए हुए ट्रायल बैलेंस में, एंड देन ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है। सो ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन को यूज करके we have been asked to prepare the trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date, taking into consideration the following information. अपने को trading and profit and loss account prepare करना है for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date, yani balance sheet as on 31st March 2020, taking into consideration the following information. Right, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट करने से पहले अपने कॉपी में फॉर्मेट को प्रिपेयर करेंगे। कॉपी में विल टेक 2 पेजेस साइड बाय साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट एंड राइट हैंड साइड में बैलेंस शीट का फॉर्मेट। एक्सक्यूज मी सर। यू आर एक्सक्यूज्ड, बोलो। सर मैं बोल रहा था कि एग्जाम में भी इतना सारा एडजस्टमेंट रहेगा क्या? इससे थोड़ा कम रहेगा, इतना तो नहीं रहेगा, इससे थोड़ा कम रहेगा, ओके सर। थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब 1 या 2 एडजस्टमेंट कम रहेंगे। 15 मार्क का क्वेश्चन है ना, यस सर। तो 6 एडजस्टमेंट्स पकड़ के चल सकते हैं, इजी रहेंगे, पर इजी रहेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का पेपर, क्योंकि ये आपका पहला बीकॉम का पेपर है, अकाउंट्स का पहला पेपर है ये सेमेस्टर 1 में, तो उन लोग क्वेश्चंस इजी सेट करके देता है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस इजी सेट होंगे, मतलब आप अटेम्प्ट कर पाओगे, आपको उसका टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं। पेपर भी इजी है और क्लास में जो मैं सम्स करा रहा हूं वो भी अच्छे से समझा कर करा रहा हूं, और उतना ही सम्स सफिशिएंट है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है बेटा। यस, इन द बुक्स, यस किसका सर। बुक्स है भैया, किसका बुक्स है? मिस्टर रॉय का बुक्स है, रॉय। मिस्टर रॉय का बुक्स है। फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया? यस सर। यस सर। चलो मेरा भी डन। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। हो चुका फॉर्मेट प्रिपेयर करना। नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट सॉल्यूशन यानी फाइनल अकाउंट्स में 2 जगह देंगे। ठीक है, 2 जगह देंगे। पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सा है? इंफॉर्मेशन ए, स्टॉक इन हैंड on 31st March 2020 was cost price 3,05,000, जिसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? 3,20,000। स्टॉक इन हैंड एज ऑन 31st March 2020 का मतलब क्या? इट इज क्लोजिंग स्टॉक, it is closing stock on 31st March 2020, it is closing stock on 31st March 2020, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 3,05,000 एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना है? 3,20,000। ठीक है, देखो क्या लग रहा है, ये जो स्टॉक है
जो इन हैंड मतलब स्टॉक जो अपने पास बचा हुआ है ऑन 31 मार्च 2020, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 3,05,000। एंड इसको बेचकर अपने कितना रियलाइज करेंगे? 3,20,000। इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू 3,20,000 है। यानी कल को अगर इसको बेचेंगे तो 3,20,000 हाथ में आएगा। बेचने नहीं जा रहे, बट कल को अगर बेचेंगे तो 3,20,000 हाथ में आएगा। 3,20,000 इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कॉस्ट प्राइस कितना है? 3,05,000। ठीक है, तो ये बताओ अपने इसको फायदा में बेचेंगे या नुकसान में बेचेंगे? फायदा में बेचेंगे या नुकसान में बेचेंगे? सर नुकसान में है। एकदम नुकसान में बेचेंगे। कैसे भला? कैसे बताओ? आप मेरे को बताओ कैसे नुकसान में बेचेंगे? कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? खरीद दाम। जितना प्राइस पे करके हमने स्टॉक को खरीदा है, तो खरीद दाम कितना है? 3,05,000। यस सर। किसमें बेचेंगे? लॉस में कि प्रॉफिट में? फिर लॉस में बेचेंगे। हाँ, कैसे बेचेंगे देखो तो। कॉस्ट प्राइस कितना है? 3,05,000। यानी खरीद दाम कितना है? 3,05,000। बट व्हाट इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू? नेट सर तीन लाख रियलाइजेबल बीस वैल्यू इज 3,20,000। यानी उसको बेचकर कितना आएगा? 3,20,000 आएगा। खरीदे कितना में थे? 3,05,000 में तीन थे। लाख पाँच तो 3,05,000 का आइटम अगर अपने 3,20,000 में बेचे तो उसे लॉस बोलेंगे? नो सर, सर प्रॉफिट। हैं? प्रॉफिट बोलेंगे प्रॉफिट। ना? तो आप लोग यस तो सर। लॉस लॉस कर रहे हो। मतलब बस खाली उत्तर देना है, सोचना समझना नहीं है, दिमाग खोपड़िया को यूज नहीं करना है। जो मन में आया वो अंशंट बोल देना है बिना दिमाग या खोपड़िया लगाए। अरे भैया, क्वेश्चन एकदम सामने दिखाई दे रहा है। अपने क्या करते हैं ना, अपने को अगर इजी इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो उसमें अपने बुद्धि लगाते हैं, जो कि हमारे पास नहीं है। बुद्धि लगाकर उसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन को उल्टा समझ लेते हैं। सामने में दिखाई दे रहा है कि कॉस्ट प्राइस 3,05,000 है। एकदम दिखाई दे रहा है कि कॉस्ट प्राइस 3,05,000 है। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी बेचकर इसको अगर कल बेचेंगे तो 3,20,000 मिलेगा। तो बेचकर हाथ में 3,20,000 आएगा। और इसका खरीद दाम कितना था? 3,05,000। तो 3,05,000 में खरीदा हुआ आइटम को अगर अपने 3,20,000 में बेचेंगे तो फायदे में बेचेंगे या नुकसान में बेचेंगे? फायदे में बेचेंगे। सर फायदे में। यस सर। फायदे में बेचेंगे। अब समझ में आया? यस सर। अब मेरे को यस सर। ये बताओ। देखो, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ठीक है, वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि अगर कोई लॉस, सीधा ही सुनना, उल्टा मत सुनना, सीधा ही सुना। ठीक है, अगर कोई लॉस दूर से नजर आ रहा है तो उसको पास जाकर गले लगा लो। यानी अगर कोई लॉस फ्यूचर में होने वाला है तो उसको अब भी रिकॉर्ड कर लो। इसीलिए तो अपने फ्यूचर में जो बैड डेट्स होने वाला है उसके लिए अभी प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। दूसरा रूल क्या बताता है? दूसरा चीज क्या बताता है ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म? वो ये बोलता है कि अगर कोई प्रॉफिट दूर से नजर आ रहा है तो उसको तब तक गले मत लगाओ जब तक वो आपको पास आकर दस्तक ना दे दे। प्रॉफिट को तब तक दूर से अगर कोई प्रॉफिट नजर आ रहा है तो वो प्रॉफिट को तब तक गले मत लगाओ जब तक वो प्रॉफिट पास आकर आपको दस्तक ना दे दे। मतलब आपके दरवाजे में खटखट ना करे कि ये प्रॉफिट में आ गया। ठीक है, यानी अगर दूर से कोई प्रॉफिट नजर आ रहा है तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड मत करो। दूर से अगर कोई लॉस नजर आ रहा है तो उसको तुरंत बुक्स में रिकॉर्ड कर लो।
यानी होने वाले लॉसेस को तुरंत रिकॉर्ड कर लो, बट होने वाले प्रॉफिट को तुरंत रिकॉर्ड मत करो, बट होने वाले प्रॉफिट को तुरंत रिकॉर्ड मत करो। ठीक है, होने वाले प्रॉफिट को तुरंत रिकॉर्ड मत करो। ये कौन बोलता है? ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। मतलब सोच थोड़ा कंजर्वेटिव सोच है, सोच थोड़ा कंजर्वेटिव सोच है कि अगर लॉस फ्यूचर में होने वाला है तो उसको आज की डेट में रिकॉर्ड कर लो। फ्यूचर सॉरी प्रॉफिट अगर फ्यूचर में होने वाला है तो उसको आज की डेट में रिकॉर्ड मत करो। तो ये वाले केस में अपने को फ्यूचर में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है या लॉस दिखाई दे रहा है? एक बार फिर से बोलना, ये वाले केस में अपने को प्रॉफिट दिखाई दे रहा है या लॉस दिखाई दे रहा है? तो प्रॉफिट। प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट ही होगा। तो तो अगर अपने को प्रॉफिट दिखाई दे रहा है तो क्या अपने इस प्रॉफिट को स्वीकार करेंगे, मानेंगे, रिकॉर्ड करेंगे क्या? हाँ या ना, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नो सर। कंजर्वेटिज्म? नो आंसर सर। इज नो। अपने नहीं करेंगे, होने वाले प्रॉफिट को कभी रिकॉर्ड नहीं करते जब तक कि वो एक्चुअली में हो नहीं जाता। होने वाले प्रॉफिट को कभी रिकॉर्ड नहीं करते जब तक कि वो एक्चुअली में हो नहीं जाता, जब तक कि वो एक्चुअली में हो नहीं जाता। समझ में आ रहा है? तो ये वाले केस में प्रॉफिट हो सकता है, होगा, तो उसको तब तक रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक वो हो नहीं जाएगा। ठीक है, यानी आप अब मेरे को ये सोचकर बताओ, अगर अपने ये कंसेप्ट को मान दे, इस कंसेप्ट को फॉलो करे, तो एज पर दिस कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, एज पर द प्रिंसिपल और द रूल ऑफ कंजर्वेटिज्म, अपने को स्टॉक को किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करना चाहिए? 3,05,000 में या 3,20,000 में? सर 3,05,000 में। 3,05,000 में। 3,20,000 का खुशी अभी तक नहीं बनाएंगे जब तक कि वो खुशी हमें हासिल नहीं हो जाती। 3,20,000 का खुशी तब तक नहीं बनाएंगे जब तक वो खुशी हमें हासिल नहीं हो जाती। राइट, तो अपने उसको 3,05,000 में ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलो। सो बेसिकली, यस सर। हमने क्या समझा इससे? हमने ये समझा इससे कि क्लोजिंग स्टॉक या stock is valued at cost or net realizable value, whichever is lower. Whichever is lower. Stock is valued at cost or net realizable value, whichever is lower. आई बात समझ में? अगर इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू 3 लाख का होता, अगर इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू 3 लाख का होता, तो अपने इसको कितने प्राइस में रिकॉर्ड करते? सर 3,20,000। अगर कॉस्ट प्राइस तो 3,05,000 है, अगर इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू 3 लाख होता तो अपने इसको कितने अमाउंट पे रिकॉर्ड करते? सर 3,00,000 में। 3 लाख में। तो आप 3,20,000 बोल रहे थे, 3 लाख में रिकॉर्ड करते इसको, 3 लाख में यस सर। रिकॉर्ड करते, बिकॉज उस केस में अपने को लॉस नजर आ रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 3,05,000। नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी स्टॉक को बेचकर कितना पैसा आ रहा है? 3 लाख आ रहा है। स्टॉक को बेचकर कितना पैसा आ रहा है? 3 लाख आ रहा है। स्टॉक को बेचकर कितना पैसा आ रहा है? 3 लाख आ रहा है। 3 लाख आएगा, 3 लाख आ सकता है। तो नुकसान में रहे, नुकसान अगर हो रहा है, तो नुकसान अगर हो रहा है तो उसको होने से पहले रिकॉर्ड कर लो। नुकसान अगर हो रहा है तो उसको होने से पहले रिकॉर्ड कर लो। प्रॉफिट के केस में उल्टा चलो, प्रॉफिट अगर हो रहा है तो उसको जब तक नहीं हो जाता तब तक रिकॉर्ड ना करो, बट लॉस अगर होने वाला है तो उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लो। तो अगर इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू 3 लाख होता तो अपने स्टॉक को 3 लाख में रिकॉर्ड करते, बिकॉज उस केस में 5 लाख का लॉस नजर आ रहा है, 5 लाख का लॉस नजर आ रहा है। तो उसको पहले स्वीकार कर लिया, 3 लाख में इसको रिकॉर्ड किए कि नहीं भैया मेरा स्टॉक 3,05,000 का नहीं है, 3 लाख का है। हम 3,05,000 इसको नहीं बोलेंगे, जबकि इसका खरीद दाम 3,05,000 है, कॉस्ट प्राइस का 3,05,000 है, फिर भी इसको 3,05,000 नहीं बोलेंगे, इसको 3 लाख ही बोलेंगे, बिकॉज इसको बेचकर 3 लाख ही हाथ में आएगा। तो लोअर अमाउंट पे इसका वैल्यूएशन हुआ, लोअर अमाउंट पे इसका वैल्यूएशन हुआ।
वहीं अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू 3,20,000 है तो उस केस में अपने 3,20,000 का स्टॉक नहीं बोलेंगे, 3,05,000 का स्टॉक बोलेंगे, खरीद दाम बोलेंगे। बिकॉज खरीद दाम 3,05,000 है, ये बिकेगा 3,20,000 में, तो जब 3,20,000 में बिकेगा ना, तब उसको 3,20,000 का बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, जब बिकेगा तब बोलेंगे। बट वहीं अगर 3,00,000 का हो जाता, 3,00,000 नेट रियलाइजेबल 3,00,000 होता, तो उसको 3,00,000 का ही बोलते हैं। ठीक है, जिस पेज में बैलेंस शीट बना रहे हो उसके नेक्स्ट पेज में जाकर लिखो note 1, closing stock is valued at cost or net realizable value, whichever is lower. Closing stock is valued at cost or net realizable value, whichever is lower. Full stop. So the closing stock will be valued at 3,05,000. So the closing stock will be valued at 3,05,000. क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट अपने कहां कहां करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड में और बैलेंस शीट के असेट के साइड में 3,05,000 लिखो। हो गया? यस यस सर। चलो नेक्स्ट, depreciate plant and machinery at the rate of 10% per annum. Depreciate plant and machinery at the rate of 10% per annum. फर्नीचर का डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 5%। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 5%। एंड मोटर कार का डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? रेट नहीं दिया हुआ, इसमें अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, रेट नहीं दिया हुआ, इसमें अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, सो अपने को क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप डेप्रिसिएशन करना है। नेक्स्ट अपने को डेप्रिसिएशन करना है। एक सेकेंड। चलो एक सेकेंड होल्ड करो। चलो, प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 2 लाख है। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 2 लाख है। 2 लाख पर कितना डेप्रिसिएशन है? 10%, यानी 20,000। ठीक है, बैलेंस शीट के असेट के साइड में अपने प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे। इनर कॉलम में 2 लाख, लेस डेप्रिसिएशन करेंगे एट द रेट ऑफ 10%, कितना? 20,000। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 1,80,000। और डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज एन एक्सपेंस। इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के
डेबिट के साइड में लिखेंगे, जहां पर अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं ना, वो अकाउंट के नीचे का जो 60% स्पेस है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए यूज करेंगे, और ऊपर का 40% स्पेस ट्रेडिंग अकाउंट के लिए यूज करेंगे। सो डेप्रिसिएशन 20,000 अपने पीएल वाले पोर्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 5%। फर्नीचर का अमाउंट कितना है, देखो 1,00,000 रुपया। फर्नीचर का अमाउंट कितना है, 1,00,000 रुपया। इस पर डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 5%। तो बैलेंस शीट के असेट के साइड में फर्नीचर 1,00,000, फिर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% ना, कितना आ रहा है 1,00,000 का 5%, 5,000, 95,000। फिर ये डेप्रिसिएशन को अपने पीएल के डेबिट के साइड में लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000। देन नेक्स्ट देखो, मोटर कार बाय 10,000, मोटर कार बाय 10,000। मोटर कार का अमाउंट कितना है, ये देखो 1,20,000, 1,20,000। परचेजेस के ठीक ऊपर 1,20,000। डेप्रिसिएशन कितना है, 10,000। सो बैलेंस शीट में एसेट के साइड में मोटर कार 1,20,000, वहां से लेस डेप्रिसिएशन 10,000, कितना आ रहा है 1,10,000। फिर 10,000 का डेप्रिसिएशन अपने क्या करेंगे, पीएल के डेबिट में लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 10,000। ठीक है। सो इंफॉर्मेशन ए एंड बी का ट्रीटमेंट हो चुका, दो दो जगह आपने कर लिए, यस और नो। नेक्स्ट, यस सर। मिस्टर बसाक अ कस्टमर, मिस्टर बसाक, बसाक कौन है, कस्टमर यानी डेटर है, फ्रॉम हुम 15,000 वॉज ड्यू, जिससे बिजनेस को 15,000 रिसीव होने का था। डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, बेचारा का दिवालिया निकल गया, बैंकरप्ट हो गया, किसी की बददुआ लग गई उसे, राइट, तो इंसॉल्वेंट हो गया। एंड नथिंग इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज्ड आउट ऑफ हिज एस्टेट। नथिंग यानी 0/0। पिछले क्वेश्चन में क्या था, 50 पैसे इन रुपी, यानी 50% रियलाइज होने का था, और बाकी 50% रियलाइज नहीं होगा। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इंसॉल्वेंसी के बाद मिस्टर बैसाख से कुछ भी उम्मीद नहीं किया जा सकता, नथिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड आउट ऑफ हिज एस्टेट। कितना, कितना होगा बैड डेथ का लॉस, बोलो। सर 15,000। 15,000 बैड डेथ का लॉस होगा। तो अपने डेटर्स से 15,000 माइनस करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में बैड डेथ 15,000 का दिखाएंगे। अच्छा, डेटर्स, डेटर्स का बैलेंस कितना है, ट्रायल बैलेंस में देखो, डेटर्स कितना है, 8,02,000। डेटर्स कितना है, 8,02,000। ठीक है, 8,02,000 में से कितना माइनस करेंगे, 15,000 माइनस करेंगे। और देखो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स भी है, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स भी है।
पिछले क्वेश्चन में भी था, याद करो। ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स है उसका एंट्री पास हो चुका है, ये सुनो। तो ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट है वो सिर्फ एक ही जगह जाएगा, किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में। डेबिट। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो 15,000 का बैड डेट का लॉस है मिस्टर बैसाख से जो हुआ है, वो दो जगह जाएगा। एक बैड डेट के लॉस में ऐड हो जाएगा, यानी पीएल के डेबिट में जाएगा, और दूसरा डेटर से अपने 15,000 माइनस करेंगे। क्लियर? डेटर्स कितने का है? 8,02,000 का है। चलो करते हैं। पीएल के डेबिट में टू बैड डेट्स कितना? 14,000 प्लस 15,000 29,000। 14,000 प्लस 15,000 29,000। क्लियर? ओके। एंड बैलेंस शीट के असेट के साइड में सन्ड्री डेटर्स 8,02,000 में से लेस बैड डेट्स कितना? 15,000। $7,87,000 इनर कॉलम में लिखोगे। हाँ सर प्रोविजन नहीं है क्वेश्चन में? ठीक है, वो अपने को रीड करने से पता चलेगा ना, तो एक बार देख लेते हैं। प्रोविजन है तो इनर कॉलम में लिखेंगे, प्रोविजन नहीं है तो आउटर कॉलम में लिखेंगे। प्रोविजन है ना, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन जनरल लेटर्स, राइट। बट प्रोविजन अपने कब क्रिएट करते बेटा बताओ? लास्ट में। सर लास्ट में। हाँ ठीक है। सो बैड डेट 15,000 का दो जगह ट्रीटमेंट देना हो गया। दो जगह आपने कहाँ ट्रीट किए बोलो? एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में बैड डेट के लॉस में उसको ऐड करके डेबिट कर दिए, एंड दूसरा बैलेंस शीट के एसेट के साइड में सन्ड्री डेटर से बैड डेट के लॉस अमाउंट को माइनस कर दिए। ठीक है, तो 7,87,000 डेटर्स का बैलेंस आ रहा है। प्रोविजन क्रिएट करना है, बट प्रोविजन क्रिएट करने से पहले अपने क्या करते हैं? डी को करते हैं। डी डी में देखो, 5,000 is due from Mr. Basure. 5,000 is due from Mr. Basure, and at the same time 8,000 is due to him. याद करो, जब अपने सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम करे थे तो उसमें ट्रांसफर बोलकर एक एडजस्टमेंट आया था, जिसमें मैंने क्या बोला था? ऐसे कई लोग होते हैं जिनको बिजनेस उधार में सेल भी करता है और उनसे उधार में परचेज भी करता है। तो वही इधर में इस केस में मिस्टर बासुरे से बिजनेस ने उधार में परचेज भी किया और उनको उधार में सेल भी किया। तो इस वजह से मिस्टर बासु बिजनेस के लिए डेटर भी है, क्रेडिटर भी है। तो ऐसे लोगों को बिजनेस कैसे पेमेंट करता है? नेट करके पेमेंट करता है, काटा कुटी करके पेमेंट करता है। 5,000 इज ड्यू फ्रॉम मिस्टर बासुरे, यानी बासु से इतना अमाउंट मिलेगा, रिसीवेबल है। इज ड्यू फ्रॉम मिस्टर बासुरे, ड्यू फ्रॉम मिस्टर बासुरे मीन्स बासुरे से इतना अमाउंट मिलेगा, रिसीवेबल है 5,000, रिसीवेबल है 5,000, रिसीवेबल है। ठीक है, इतना अमाउंट बासुरे से मिलेगा। 5,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर बासुरे। तो 5,000 कहां पर होगा? डेटर्स के साइड में या क्रेडिटर्स के साइड में बोलो? सर हाँ, डेटर्स के साइड में। डेटर्स के साइड में, एब्सोल्युटली करेक्ट। डेटर्स के साइड में 5,000 मिस्टर बासुरे से रिसीवेबल है, यानी मिलेगा। तो डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको बिजनेस ने उधार में सेल किया, जिनसे बिजनेस को पैसा मिलेगा।
तो बासुरे से 5,000 मिलेगा, यानी बासुरे डेटर्स में 5,000 के अमाउंट में इंक्लूडेड है। एंड एट द सेम टाइम इसी वक्त इसी समय 8,000 इज ड्यू टू हिम, इज ड्यू टू हिम, यानी बिजनेस बासुरे को 8,000 पे करेगा, बिजनेस को 8,000 पे करना है टू मिस्टर बासुरे, टू मिस्टर बासुरे, यानी 8,000 से मिस्टर बासुरे बिजनेस के लिए क्रेडिटर है, यानी क्रेडिटर्स में बासुरे 8,000 में इंक्लूडेड है, यानी मिस्टर बासुरे का जो खाता है ना वो डेटर्स में 5,000 का है, क्रेडिटर्स में 8,000 का है। अब खुद ही बताओ, आप खुद बताना, हाँ, मिस्टर बासु रेस से 5,000 मिलेगा और मिस्टर बासु रे को बिजनेस 8,000 पे करेगा, तो नेट बेसिस में बिजनेस को मिलेगा या बिजनेस पे करेगा? तो दो मतलब बिजनेस ना, बिजनेस बोलो। को मिलेगा सर, बिजनेस बिजनेस को मिलेगा। कैसे? 3,000 रुपये मिलेगा बिजनेस को। कैसे? 5,000 रुपया कौन किसको देगा? तो बिजनेस देगा कस्टमर को, बाशुरों को। वो बिजनेस कस्टमर को दे देता है, मतलब बिजनेस तो कस्टमर देते को गुड्स भी देता है, रुपया भी देता है, लुटा देता है, अपने आप को कंगाल कर लेगा। 5,000 इज ड्यू फ्रॉम मिस्टर बासुरे, फ्रॉम बासुरे, यानी बिजनेस को पैसा मिलेगा, बिजनेस देगा। बिजनेस को पैसा मिलेगा। बिजनेस को तो पैसा मिलेगा बस। मिलेगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि सीधा सीधा चलो, ज्यादा ना ऐसे मत सोचो कि यही बाबा इसमें तो कुछ ना कुछ तो गंडोगोल होगा ही, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही इसमें गड़बड़, कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज तो होगा ही, ऐसा नहीं सोचने का अपने को। ठीक है, अपने को एकदम सीधा सीधी चलना है, प्लेन सोचना है, एकदम सिंपल सोचना है। बीकॉम का ये एग्जाम है, सीए फाइनल का एग्जाम नहीं है ये। ठीक है, राइट। तो 5,000 इज ड्यू फ्रॉम मिस्टर बासुरे, मिस्टर बासुरे से 5,000 बिजनेस को मिलेगा और 8,000 बिजनेस को देना है, पे करना है टू मिस्टर बासुरे, यानी डेटर्स में मिस्टर बासुरे 5,000 के अमाउंट में इंक्लूडेड है एंड क्रेडिटर्स में मिस्टर बासुरे 8,000 के अमाउंट में इंक्लूडेड है, राइट, यानी क्रेडिटर्स में 8,000, डेटर्स में 5,000, राइट। तो मिस्टर बासुरे को बिजनेस 3,000 पे करेगा, 3,000 पे करेगा ना। कितना काटा? कितना काटा बोलो? सर 5,000 काटता है 8,000 में। करेक्ट 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 करेक्ट, 5,000 काटा, 5,000 काटा ना। तो अपने को यस सर। डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों से 5,000 काटना है, डेटर्स और क्रेडिटर्स से दोनों से 5,000 काटना है। ठीक है, यस सर। चलो 5,000 काटे। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल सेट ऑफ। 7,82,000 आ रहा है। देन नेक्स्ट लाइबिलिटी साइड में अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स भी लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का है? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का है? 4,65,600, 4,65,600, 4,65,600। इसमें से अपने लेस करेंगे, लेस म्यूचुअल सेट ऑफ, कितना? 20,000 ना, सॉरी 5,000। तो 5,000 देखो दो जगह आ गया, एक असेट के साइड में
सन्डी डेटर से माइनस हुआ, दूसरा लाइबिलिटीज के साइड में क्रेडिटर से माइनस हुआ, तो 5,000 दो जगह आ गया, लेस म्यूचुअल सेट ऑफ। आई बात समझ में? यस। नेक्स्ट, यस सर। अब अपने क्या कर सकते हैं, वी कैन नाउ मूव अहेड टू क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। डेटर्स से, डेटर्स का बैलेंस कितना है, 7,82,000। इसमें से 5% डेटर्स हमें धोखा देने की, हमें शंका है कि धोखा दे सकते हैं, तो 7,82,000 का 5% कितना हो गया, 39,100। 39,100 का अपने क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। लेस प्रोविजन फॉर doubtful debts at the rate of 5%. $39,500, 39,100, sorry. $7,42,900 is the net realizable amount from the debtors. अब 39,100 जितना आपने प्रोविजन का बैलेंस को रखना है, बिकॉज डेटर्स का बैलेंस कितना है, 7,82,000। उसमें से 5% डेटर्स हमें धोखा दे सकते हैं नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए अपने को प्रोविजन अकाउंट में 39,100 का बैलेंस को रखना है, पहले से लॉस के लिए तैयार हो जाना है, ठीक है। बट ट्रायल बैलेंस में देखोगे, अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले से 20,000 का है, पहले से 20,000 का है, अपने को करंट ईयर में प्रोविजन अकाउंट में कितना बैलेंस चाहिए, 39,100 का बैलेंस चाहिए, बिकॉज डेटर्स कितना आउटस्टैंडिंग है, 7,82,000, तो उसका 5% ही जितना अपने को प्रोविजन, तो 7,82,000 का 5% जितना अपने को प्रोविजन अकाउंट में बैलेंस चाहिए, राइट, यानी 39,100 जितना बैलेंस चाहिए प्रोविजन में, प्रोविजन में उतना होना चाहिए बैड डेट का लॉस के लिए, राइट, बैड डेट का लॉस के लिए प्रोविजन में उतना होना चाहिए। बट प्रोविजन में अपने क्या देख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन में कितना बैलेंस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में कितना बैलेंस है, 20,000 का। 20,000 का बैलेंस पहले से प्रोविजन में है। 20,000 का बैलेंस अगर पहले से प्रोविजन में है और हमें चाहिए कितना, 39,100, तो हमें और कितना का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, 19,100 का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। अपने यस को और सर। कितना का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, 19,100 का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोविजन अपने क्रिएट कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में से एक अमाउंट को सेट असाइड करके प्रोविजन अकाउंट में डालते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, राइट। तो प्रोविजन अकाउंट में अपने को 19,100 डालना है। ये अपने कैसे शो करेंगे, न्यू, न्यू प्रोविजन कितना है, 39,100 का क्रिएट करना है, लेस ओल्ड, पहले से कितना का प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, 20,000 का क्रिएट किया हुआ है, तो अपने को एडिशनली चाहिए कितना, 19,100 का प्रोविजन चाहिए। तो वो अपने कैसे क्रिएट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
यही अगर प्रोविजन अकाउंट में 40,000 का बैलेंस होता, यही अगर प्रोविजन अकाउंट में पहले से ट्रायल बैलेंस में 40,000 का बैलेंस होता, यानी हमारा तो एक्सेस प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है। ओल्ड प्रोविजन का बैलेंस इज मोर देन न्यू प्रोविजन का बैलेंस। ओल्ड प्रोविजन का बैलेंस इज मोर देन ओल्ड प्रोविजन का बैलेंस इज मोर देन न्यू प्रोविजन का बैलेंस। ओल्ड प्रोविजन का बैलेंस इज मोर देन न्यू प्रोविजन का बैलेंस। यस और नो? ठीक है, यानी पहले से 40,000 का प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है और अपने को चाहिए कितना? सिर्फ 39,100। यानी 900 रुपए का जो प्रोविजन है वो बेफिजूल है। 900 रुपए का जो प्रोविजन है वो बेफिजूल है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर प्रोविजन हमें नहीं चाहिए, 900 रुपए का प्रोविजन हमें नहीं चाहिए, तो उसको अपने क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देंगे। बिकॉज जब प्रोविजन क्रिएट किया था, यानी प्रोविजन जब चाहिए था तो पीएल को डेबिट किए थे, और प्रोविजन जब नहीं चाहिए तो पीएल को क्रेडिट करेंगे। यानी व्हेन ओल्ड इज मोर देन न्यू, देन अपने पीएल के क्रेडिट के साइड में नेट फिगर को लिखते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। चलो, तो प्रोविजन का भी दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। आप खुद ही देखो, 39,100 जो अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन में से निकाले थे वो दो जगह आया, और 20,000 जो अपने ट्रायल बैलेंस में से निकाले थे वो एक ही जगह आया। ओके, देन नेक्स्ट, ई और एफ में कमीशन का बात कर रहा है। ई और एफ में कमीशन का बात कर रहा है। क्या क्या कमीशन है देखे भला? A commission of 1% on the gross profit is to be provided to works manager. वर्क्स मैनेजर कौन है? जो फैक्ट्री में काम करता है, उसको ग्रॉस प्रॉफिट का 1% कमीशन देना होगा। ठीक है, तो उसका कमीशन तो अपने तभी निकाल पाएंगे जब ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकाल पाए। जब ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकलेगा तभी अपने कमीशन का अमाउंट निकाल पाएंगे। यस और नो? तो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट पहले निकल जाने दो, तब अपने ये कमीशन का चर्चा करेंगे। दूसरा क्या बोल रहे हैं? जनरल मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन नेट प्रॉफिट। जो जनरल मैनेजर है, यानी जो ऑफिस में बैठता है, जो ऑफिस में बैठता है उसको भी कमीशन चाहिए। कमीशन कितना है, कितना चाहिए, कितना कितना देना है? 2% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वर्क मैनेजर्स कमीशन। 2% on net profit after charging works manager commission. वर्क वर्क्स मैनेजर यानी फैक्ट्री में जो मैनेजर बैठा है उसको कमीशन देने के बाद जो अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट बचेगा उस पर 2% का कमीशन जनरल मैनेजर को चाहिए। ठीक है, एंड बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर्स कमीशन, एकदम सीधा साधा एडजस्टमेंट है। इसको कॉम्प्लेक्स बोलकर मत समझना, इसको कॉम्प्लेक्स मत समझना। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स मत समझना, एकदम सीधा साधा एडजस्टमेंट है। पहले क्या बोल रहा है? फैक्ट्री में जो मैनेजर है यानी वर्क्स मैनेजर है, उसको ग्रॉस प्रॉफिट पर 1% का कमीशन चाहिए, एंड उसको कमीशन देने के बाद जनरल मैनेजर को नेट प्रॉफिट पर 2% का कमीशन चाहिए। 2% का कमीशन चाहिए, right? So general manager is to be allowed a commission at the rate of 2% on net profit after charging works manager commission। यानी works manager को कमीशन देने के बाद जनरल मैनेजर को नेट प्रॉफिट पर 2% का कमीशन चाहिए, which is before charging general manager's commission। मतलब जनरल मैनेजर कमीशन चार्ज करने से पहले, ऑब्वियस सा बात है, नेट प्रॉफिट जो अपने निकालेंगे जनरल मैनेजर कमीशन चार्ज करने से पहले उस अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट पर 2% का कमीशन जनरल मैनेजर को चाहिए। राइट, तो कमीशन का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो मैंने एक बार आपको ऊपर समझा दिया है, ऊपर से समझाया है। इसको अपने डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जब अपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने लायक हो जाए,
और अपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने लायक हो जाए, तब मैं आपको प्रैक्टिकली ये दो एडजस्टमेंट्स को और अच्छी बेहतरीन तरीके से बता पाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए ऊपर से एक बार समझा दिया। तो ई और एफ में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, बिकॉज ई और एफ जो बनेगा वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन बनेगा। राइट, ओके। टू चेक, दो चेक है, एक 2000 का चेक है, एक 5000 का चेक है, were deposited into bank on 29th March 2020। देखो, दो चेक, एक 2000 का चेक, एक 5000 का चेक, यानी कुल मिलाकर 7000 का चेक बिजनेस ने बैंक में डिपॉजिट किया कब? 29 मार्च 2020 को, यानी ईयर एंड होने से पहले 2 दिन, ईयर एंड खत्म होने से 2 दिन पहले 7000 का चेक डिपॉजिट किया, 7000 का चेक डिपॉजिट किया, यस राइट, बैंक में डिपॉजिट किया। अब क्या लगता है, बैंक में जिस दिन अपने चेक डिपॉजिट करते हैं उसी दिन हमारा चेक क्लियर हो जाता है क्या? आज मैंने चेक डाला तो तुरंत नेक्स्ट डे क्लियर हो होता जाए? है। 2 दिन का टाइम लगता है, एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज का टाइम लगता है। ठीक है, यस सर। राइट। और इसमें क्या लिखा हुआ है, बट वर क्रेडिटेड बाय द बैंक, बट वर क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक जब भी हमारे अकाउंट में पैसा डालता है, हमारे अकाउंट को बैंक क्या करता है? क्रेडिट करता है ना। बैंक जब भी हमारे अकाउंट में पैसा डालता है, या हमारे अकाउंट, बैंक अकाउंट में जब भी पैसा डलता है, हमारे बैंक अकाउंट में जब भी पैसा डलता है, हमारा बैंक अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है ना, पासबुक क्रेडिट होता है, पासबुक क्रेडिट होता है। ठीक है, आता है ना कि जब भी अपने डिपॉजिट करते हैं, योर बैंक हैज क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ सो एंड सो इनटू योर अकाउंट, नाउ योर अकाउंट बैलेंस इज इतना इतना, ऐसे करके। तो बैंक जब भी, बैंक अकाउंट में जब भी पैसा डलता है, अपने बैंक अकाउंट को, अपने नहीं, पासबुक बैंक अकाउंट को क्रेडिट करता है, मेरे बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा। बट were credited by the bank on 5th April 2020, but were credited by the bank on 5th April 2020, इसका मतलब कौन समझा पाएगा? बोलो, चिराग बोलो। यानी ये चेक का पैसा कब मतलब 5 अप्रैल को क्रेडिट हुआ था। यस, 5 अप्रैल को। 5th अप्रैल को ये चेक का पैसा मेरे अकाउंट में आया। 5th अप्रैल को ये चेक का पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट में आया। बिजनेस ने बैंक में 29 मार्च को जाकर 7000 का चेक जमा कर दिया था, बट लगे हाथ तो चेक क्लियर होता नहीं है, पैसा लगे हाथ तो मिलता नहीं है, चेक के क्लियरेंस में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो ये पैसा ले देकर कब आया बैंक अकाउंट में? 5 अप्रैल को आया, 5 अप्रैल 2020 को आया, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आया। फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को हो रहा है। उसके बाद 5 अप्रैल को ये 7000 का पैसा बैंक में आया, ये सोनो। अब मेरे को ये बताओ, देखो, जब बिजनेस ने 7000 का चेक बैंक में डाला था, तो बिजनेस ने खुद के बुक्स में बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया था, अग्रीड और डिसअग्रीड? बिजनेस ने जब 7000 का चेक बैंक में दिया, तो बिजनेस ने उस वक्त अपने बुक्स में 7000 का चेक बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया। बिजनेस ने खुद के यस बुक्स में सर। बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया 7000 से, यस और नो चिराग? यस सर। यस सर। हाँ। तो वो कब हुआ? 29 मार्च को हुआ। यानी बिजनेस ने क्या किया 29 मार्च को? यानी बिजनेस ने क्या किया, देखो, 29 मार्च को, 29 मार्च 2020 को बिजनेस के बुक्स में बैंक अकाउंट में 7000 डेबिट कर दिया, यानी 7000 से बैंक के अकाउंट को बढ़ा दिया। बट जब बिजनेस अपना पासबुक प्रिंट करवाएगा 31 मार्च 2020 को, तो क्या बिजनेस के पासबुक में ये 7000 का अमाउंट दिखाई देगा क्या? नो पासबुक में सर। ये नहीं दिखाई देगा ना। 31 मार्च को जब अपना पासबुक प्रिंट करवाएगा तो पासबुक में 7000 दिखाई नहीं देगा। यस सर। अपने खुद की बिजनेस खुद का बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, बिजनेस खुद के बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया,
जब वो डिपॉजिट किया था, और सही किया, गलत नहीं किया उसमें। जब चेक जमा दिया तब बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, बिकॉज बिजनेस अकाउंटिंग कैसे करता है, बैंक अकाउंट को डेबिट करके जब चेक मिलता है या बैंक में जो वो चेक जमा देता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देता है, बैंक अकाउंट को इंक्रीज कर देता है। बट जब पासबुक यानी बैंक खाता जब प्रिंट करवाया ना, पासबुक जब प्रिंट करवाया, तो 7,000 का चेक दिखाई नहीं दिया। क्यों बोलो तो, वो 7,000 का चेक अभी तक क्लियरेंस में है। वो 7,000 का चेक अभी तक क्लियरेंस में है। वो 5 अप्रैल के डेट में आया, फिर वो 7,000 का चेक अभी भी क्लियरेंस में है। यानी बैंक का जो करेक्ट बैलेंस है, अब मेरे को ये बताओ, बैंक का जो करेक्ट बैलेंस है, इधर में देखकर बताना। ऊपर ट्रायल बैलेंस में देखो, बैंक का जो करेक्ट बैलेंस है, वो इधर में बुक्स के हिसाब से 42,000 दिया हुआ है, वो इधर बुक्स के हिसाब से 42,000 दिया हुआ है। यानी अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑफ द बिजनेसमैन, ऑफ द बिजनेस एंटिटी, बैंक में 42,000 का बैलेंस है। क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? एज पर द बुक्स से इनकरेक्ट। करेक्ट इनकरेक्ट है। है। इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है ना? इनकरेक्ट कैसे सर? इनकरेक्ट इसीलिए है बिकॉज अभी तक 7,000 का चेक रियलाइज ही नहीं हुआ, क्लियर ही ओके। नहीं हुआ। हाँ, अरे समझ क्या गया। पता कि कल को ये चेक बाउंस हो जाए, क्या पता कल को ये चेक बाउंस हो जाए। तो आप 31 मार्च वाले डेट में 7,000 कैसे दिखा सकते हो अपने बैंक अकाउंट में? पासबुक में तो वो 7,000 दिखाई नहीं दे रहा है। पासबुक में तो 7,000 दिखाई नहीं दे रहा, और आप बुक्स में बोल रहे कि 7,000 का चेक है। हाँ, 7,000 का चेक है। वो 7,000 का चेक इन द प्रोसेस ऑफ क्लियरेंस है, बैंक में नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं बढ़ाया गया। तो सर क्या हमने 7,000 का चेक रिकॉर्ड नहीं करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, बैंक में उसको ऐड नहीं करेंगे जब तक बैंक में ये चेक का पैसा आ नहीं जाता। बैंक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे इसको। तो सर क्या बोल के रिकॉर्ड करेंगे? चेक इन ट्रांजिट, चेक इन ट्रांजिट, चेक इन ट्रांजिट बोलकर रिकॉर्ड करेंगे। सर चेक इन ट्रांजिट का सर मतलब, ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब वो चेक जो कि क्लियरेंस के प्रोसेस में है, मतलब चेक घूम रहा है, ट्रांजिट में चेक घूम रहा है, क्लियरेंस के प्रोसेस में है। बिकॉज मैं अगर आपको चेक काट के देता हूं ना, वो चेक आप खुद का बैंक पे जमा करोगे, तो वो बैंक मेरे बैंक को कांटेक्ट करता है पैसा निकालने के लिए। तो ये इस तरीके से क्लियरेंस होता है। मेरा बैंक फिर मेरे अकाउंट में से पैसा निकाल कर आपके बैंक को देगा, वो पैसा को फिर आपका बैंक आपके अकाउंट में डालेगा। इस तरह से चेक क्लियर होता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो अभी तक वो चेक का पैसा बैंक अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट, बिजनेस के बैंक अकाउंट में नहीं आया। तो बिजनेस का बैंक अकाउंट में 7,000 दिखाई नहीं दे रहा है। वो चेक अभी भी ट्रांजिट में है, रास्ते में है, बीच में है, क्लियरेंस के प्रोसेस में है। तो इट इज चेक इन ट्रांजिट, it will not be added to the बैंक अकाउंट। तो अपने क्या करें, बैंक में से 7,000, बैंक कैश एट बैंक में से 7,000 माइनस करें या प्लस करें? तो प्लस। क्यों प्लस? माइनस होगा सर। पहले बताओ क्यों प्लस। 7,000। हाँ जय अनमोल बोलो, माइन प्लस क्यों होगा? तो उसमें तो ना जैसे 7,000 ऐड नहीं किया हुआ है, तो जो 40,200 है उसमें प्लस करके 7,000 दिखाएंगे ना। तो बैंक में बैलेंस कितना हो जाएगा? तो 49,000। बैलेंस बढ़ जाएगा। बैलेंस बढ़ा देंगे, मतलब आप पूरा ही बैलेंस को कंसेप्ट। कम करना है। हाँ, बैलेंस को कम करना है ना, आप पूरा ही कंसेप्ट को नहीं समझा। धज्जिया ही उड़ा दिया आप तो पूरा कंसेप्ट का। भाई जितना समझाया, इतना समझाया, इतना समझाया, हो सकता है कि आप, जब मैं समझा रहा हूँ, आप कुछ और समझ रहे होंगे, मतलब या कुछ और सोच रहे होंगे। नो सर। ठीक है, बैंक में मैंने जब चेक डिपॉजिट किया ना, तो उस समय बैंक अकाउंट को बढ़ा दिया था, बट जब पासबुक प्रिंट कराया तो उतना चेक मेरे को दिखाई नहीं दिया। तो मेरा बैंक का बैलेंस को करेक्ट करने के लिए मैं 7,000 माइनस कर दूंगा ना, यस सर। बस वही तो है।
लेस चेक इन ट्रांजिट। फिर ये चेक इन ट्रांजिट जो 7,000 का है ना, इसको अपने बैलेंस शीट के असेट के साइड में ही दिखाएंगे। अब देखो कितना अच्छे तरीके से ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हो रहा है। आज बैंक में बैलेंस है कितना? सिर्फ 35,000 का है। 35,000 कैसे? बिकॉज 7,000 चेक का पैसा अभी तक बैंक में डला नहीं है। बुक्स के हिसाब से 42,000 है। बुक्स के हिसाब से 42,000 है, बिकॉज बुक्स में अपने बैंक बैलेंस को तभी बढ़ा दिए थे जब बैंक में चेक डिपॉजिट किया था। जब बैंक में चेक डिपॉजिट किया था ना, तभी बुक्स में अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिए थे। बुक्स में अपने बैंक बैलेंस को तभी बढ़ा दिए जब अपने बैंक में चेक को डिपॉजिट किए थे। बट ये चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये चेक का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में एक्चुअली गया नहीं। अभी तक ये सर क्लियरेंस के प्रोसेस में, इन ट्रांजिट में। तो बैंक में जो हमारा एक्चुअल बैलेंस है वो 35,000 का दिखाई दे रहा है, बिकॉज 7,000 तो दिखाई नहीं दे रहा है बैंक में। बैंक में जो एक्चुअल बैलेंस है ना, पासबुक में 35,000 का बैलेंस दिखाई दे रहा है, बिकॉज 7,000 का चेक का रुपया अभी तक बैंक में आया नहीं। ठीक है, तो एक्चुअल बैंक बैलेंस है 35,000। एंड बाकी फिर अपने को ये भी शो करना है कि हमारे पास 7,000 का चेक है भी। तो अपने क्या करेंगे, उसको चेक इन ट्रांजिट बोलकर असेट के साइड में दिखाएंगे। चेक इन ट्रांजिट बोलकर असेट के साइड में दिखाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। एक सेकेंड। तो देखो, कैश एट बैंक कितना है? 35,000। 35,000 और चेक इन ट्रांजिट 7,000। तो कुल मिलाकर हो गया ना 42,000। मतलब 35,000 का बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट में दिखाई दे रहा है और 7,000 का चेक अभी क्लियरेंस के प्रोसेस में। तो कुल मिलाकर हमारे बैंक में लगभग 42,000 का बैलेंस है, जो कि हमारे बुक्स के हिसाब से एकदम वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो दिस इज बेसिकली ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। हाँ बोलो। सर हम बोल रहे थे अगर इसको इतना नहीं करके डायरेक्ट कैश बैंक को 42,000 लिख देते हैं तब भी तो आंसर उतना ही आता। तो आंसर उतना आता, बट आप खुद सोचो, आप एज अ टीचर स्टूडेंट को करेक्ट मार्क देते? नो सर। तो फिर ठीक है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन का सारा आइटम्स को का इफेक्ट देना हो चुका है। सिर्फ दो एडिशनल इंफॉर्मेशन बाकी है, ईएनएफ कमीशन का है, जो एकदम लास्ट में अपने कैलकुलेट करेंगे। बाकी फिर अपने क्या कर रहे बोलो? अभी ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स को उसका इफेक्ट देंगे। ट्रायल बैलेंस में जितने भी सारे आइटम्स, उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा? सिर्फ एक ही जगह जाएगा। राइट, चलो स्टार्ट करें। प्लांट एंड मशीनरी ये अपने कंसिडर कर लिए, राइट? मैंने बोला ना, जैसे जैसे अपने ट्रायल बैलेंस से आइटम्स को यूज करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको क्वेश्चन पेपर में उन आइटम्स को टिक मारते जाना है, ताकि बाद में जब अपने ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को पकड़े तो हमें ये पता चले कौन सा आइटम्स लेना हो चुका है और कौन कौन सा आइटम्स लेना बाकी है। तो प्लांट एंड मशीनरी का आइटम लेना हो चुका है, हो गया, टिक कर दिए इसको। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ये नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कहाँ जाएगा? वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग या पीएल में? ट्रेडिंग में सर जाता है। ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में जाता है।
3,75,000, 3,45,000, sorry, 3,45,000. Then next, सैलरीज कितना है? 1,58,500. सैलरीज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग या पीएल? सर पीएल। पीएल में टू सैलरीज 1,58,500. देन फर्नीचर ये लेना हो चुका है. फ्रेट ऑन परचेज, फ्रेट ऑन परचेज मतलब गाड़ी भाड़ा जो कि अपने इनकर किए टू ब्रिंग द गुड्स फ्रॉम सप्लायर के यहां से टू हमारे यहाँ. सप्लायर के यहाँ से हमारे यहाँ लाने में जो गाड़ी भाड़ा का खर्चा किया अपने गुड्स के पीछे, दैट इज फ्रेट ऑन परचेज. सो इट इज एन एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद परचेजेस. तो जो एक्सपेंस परचेजेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसको अपने क्या करते हैं बोलो? ट्रेडिंग में लिखते हैं. सो 18,600 अपने ट्रेडिंग में लिखेंगे फ्रेट ऑन परचेज. बट फ्रेट ऑन सेल्स, फ्रेट ऑन सेल्स, सेल्स से जो एक्सपेंसेस कनेक्टेड होता है वो ट्रेडिंग में नहीं आता, पीएल में आता है. 21,400 अपने कहाँ लिखेंगे बोलो? ट्रेडिंग में लिख, पीएल में पीएल में लिखेंगे. लिखेंगे. पीएल में लिखेंगे. टू फ्रेट ऑन सेल्स, सेल्स से कोई भी एक्सपेंस कनेक्टेड है तो वो पीएल में आता है. बिल्डिंग्स ये वाला इंफॉर्मेशन लेना हो चुका है. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहां पर आएगा? ट्रेडिंग या पीएल? 95,000. जहां मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आए वहीं पर आएगा, ट्रेडिंग में आएगा. टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 95,000. सर बिल्डिंग हम लोग ले लिए. बिल्डिंग नहीं लिए क्या? डेप्रिसिएशन शायद किया था ना? वो नहीं बिल्डिंग किया. का नहीं किया सर, मोटर कार मशीनरी ये सब नहीं का था अच्छा किया. अच्छा बिल्डिंग। अच्छा 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 अच्छा. मेरा मिस्टेक हो गया. बिल्डिंग अपने को ले लेना है. कितना है? 2,40,000. एसेट के साइड में लिख लो बिल्डिंग 2,40,000. एसेट के साइड में लिख लो बिल्डिंग 2,40,000. अच्छा वह बताते हैं तो बैलेंस शीट टैली नहीं करता, फिर खोजते फिरते कहाँ क्या किए. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिख लिया. इंश्योरेंस एंड टैक्स ये कहाँ जाएगा? पीएल में. डेबिट था। कितना अमाउंट है? 42,500. पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क क्या है? इट इज इंटैंजिबल एसेट. बैलेंस शीट के असेट के साइड में जाएगा. पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स 2,50,000. जनरल एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? पीएल में. 74,000 पीएल में.
फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर बताओ कहाँ जाएगा? फैक्ट्री मतलब प्रोडक्शन हो रहा है। पीएनएल सर, पीएल, पीएनएल का डेबिट में। पीएल का डेबिट में या ट्रेडिंग का डेबिट में? सर पीएल का डेबिट में। ट्रेडिंग का डेबिट में। ट्रेडिंग का डेबिट में जाएगा, बिकॉज फैक्ट्री का खर्चा दिखाई दे रहा है ना, तो फैक्ट्री का खर्चा सर माने क्या? वही तो मैं ट्रेडिंग में तो समझा। मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के कहाँ लिए हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन होना, प्रोडक्शन कहाँ होता है? घर में होता है, ऑफिस में होता है, फुटपाथ में होता है, भवानीपुर कॉलेज में होता है, फैक्ट्री फैक्ट्री में होता है? फैक्ट्री में होता है फैक्ट्री ना। में। तो फैक्ट्री में जो खर्चा लग रहा है वो कहाँ है, जाएगा? बोलो, ट्रेडिंग में जाएगा ना। तो फैक्ट्री में, ट्रेडिंग फैक्ट्री का खर्चा मतलब क्या? प्रोडक्शन का खर्चा। तो प्रोडक्शन का जो डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन से जो रिलेटेड जो भी खर्चा है ना, वो सारा कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग ट्रेडिंग में डेबिट। जाएगा। तो 12,800 अपने कहाँ लिखेंगे बोलो? ट्रेडिंग में। कितना अमाउंट था बोलो? 12,800 ना। ठीक है। ट्रू फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर। सन्डी डेटर्स कहाँ? सन्डी डेटर्स नेक्स्ट, सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स का इफेक्ट अपना लेना हो चुका है। फैक्ट्री लाइटिंग कहाँ जाएगा? बोलो फटाफट। सर ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग का डेबिट में। तो ट्रेडिंग का ट्रेडिंग का डेबिट में। डेबिट में। टू फैक्ट्री लाइटिंग, ट्रेडिंग का डेबिट में। कितना अमाउंट है? 9,500। देन स्टॉक ऑन 31st March 2019, अपना ईयर कब एंड हो रहा है? 31st March 2020। 31st March 2020 यानी ये जो स्टॉक दिया हुआ है एज ऑन 31st March 2019, ये कब का स्टॉक है? 31st March 2019 बोले तो ओपनिंग स्टॉक है। फर्स्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये ओपनिंग स्टॉक है। 31st March 2019 बोले तो 1st April 2019। तो दिस इज ओपनिंग स्टॉक 3,42,000। मोटर कार, ये तो डेप्रिसिएशन के टाइम अपने ले चुके हैं। परचेजेस कितना है? 10,20,000। परचेजेस कितना है? 10,20,000। देखो परचेजेस रिटर्न क्वेश्चन में है क्या? आंसर इज यस, परचेजेस रिटर्न क्वेश्चन में है, क्रेडिट के साइड में है, राइट। तो अपने क्या करेंगे? परचेजेस का जो अमाउंट है उसको इनर कॉलम में लिखेंगे 10,20,000, बिकॉज इसके नीचे फिर अपने परचेजेस रिटर्न माइनस कर पाए। देन सेल्स रिटर्न 31,000, सेल्स रिटर्न 31,000। सेल्स रिटर्न अपने क्या करते हैं? सेल से लेस करते हैं, सेल्स से लेस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में बाई सेल्स लिखकर सेल्स का अमाउंट के लिए जगह बना लो, उसके नीचे लिखो सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। कितना अमाउंट है? 31,000।
बैड डेट्स, इसका आइटम लेना हो चुका है, बैड डेट्स अपने कंसिडर कर लिए। बैंक चार्जेस याद है, बैड डेट्स 15,000 भी इसमें ऐड यस किए सर, थे। यस। यस सर, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अच्छा, बैंक चार्जेस पीएल के डेबिट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन यस बैंक सर, लोन में आते, रुक जाओ। बैंक चार्जेस पीएल के डेबिट में, टू बैंक चार्जेस 4,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 8,000 है, यानी बैंक लोन लिया हुआ होगा, बैंक लोन लिया हुआ होगा। ठीक है, बैंक लोन कब लिया, खुद देखकर बताओ। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के साइड में, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट के साइड में, ठीक सर है। डेट गलत दिया हुआ है। हाँ, वो 18 8 हो जनवरी को जाएगा, लिया है सर। अगस्त हो जाएगा, 1 अगस्त तब 2019 हो 1 जाएगा। अगस्त को लिया हुआ फर्स्ट है। अगस्त 2019। इसमें अमाउंट इन्होंने टाइप नहीं किया, जस्ट गिव मी 1 मिनट का टाइम, मैं आपको बैंक लोन का अमाउंट बता देता हूँ, या फिर अपने इधर से ही निकाल लेते हैं बैंक लोन का अमाउंट। ट्रायल बैलेंस का टोटल कितना है, 39,000, सॉरी 39,61,500। ट्रायल बैलेंस का टोटल कितना है, 39,61,500 माइनस 20,000 करो, माइनस 25,08,500 करो, माइनस 17,400 करो, 4,65,600 को माइनस करो, 80,000 माइनस करो, कितना आ रहा है, 8,70,000 आ रहा है। आप लोग का भी 8,70,000 आ रहा है, यस यस और नो? सर। यस, नहीं सर, बैंक 8,76,600 है। 8,70,600 है। नो सर, 8,70,000 है। ओ सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है मेरा, मैं 4,65,000 वाला कर दिया था, 600 ओ अच्छा, के बदले, सॉरी सर। तो 8,70,000 है, एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लूं। ये बैंक यस लोन सर, कब लिया गया, 1 अगस्त 2019 को, 1 अगस्त 2019, 1 18 2019 नहीं होगा, 1 अगस्त 2019 को लिया गया, यानी करंट ईयर में ही लिया लोन को, करंट फाइनेंशियल ईयर में लिया। करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 18-19। करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 18-19, यस सर, 18-19 ना, सॉरी 19-20, आई एम सो सॉरी। करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 19-20, 19-20, starting on 1st April 2019 and ending on 31st March 2020। तो ये साल के भीतर में 1 अगस्त 2019 को 8,70,000 का बैंक लोन लिया गया है, राइट। यानी 8,70,000 का जो बैंक लोन लिया, वो कितना महीना से आउटस्टैंडिंग रहा, कितना महीने से आउटस्टैंडिंग रहा, अगस्त, सितंबर, अच्छा 8 मंथ, 8 अक्टूबर, मंथ। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स। 8 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है, यानी अपने को इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए लेना है, 8 मंथ्स के लिए लेना है ना, यस हाँ सर, ना, 8 मंथ्स के लिए लेना है। यस तो सर। 8,70,000 सर, इंटू 12% इंटू 8/12 करो, कितना आ रहा है, 69,600 आ रहा है। 8,70,000 इंटू 12% इंटू 8/12, 8 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, 69,600 आ रहा है। यस सर, 69,600 का इंटरेस्ट आ रहा है। लिखो पीछे बैलेंस शीट जिस पेज में बना रहे हो, उसके नेक्स्ट पेज में जाकर लिखो, नोट 2 होगा ना, बिकॉज पहला नोट तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए था। अभी नोट 2 में लिखो, बैंक लोन इज टेकन ऑन 1 August 2019 for rupees 8,70,000, for rupees 8,70,000, full stop।
नेक्स्ट लाइन में लिखोगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 8 months is equal to interest on bank loan for 8 months is equal to 8,70,000 into 12% into 8 by 12 कितना आ रहा है 69,600 69,600 69,600 लिखा बैंक Yes, लोन sir. इज टेकिंग यस लिख लिया ना यानी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना होना चाहिए 69,600 पर ट्रायल बैलेंस में डेबिट के साइड में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है 8,000 यानी 8,000 का इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेमेंट हुआ है यानी 8,000 का इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेमेंट हुआ है बाकी जो बैलेंस अमाउंट है 61,600 दैट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हाँ या ना यस Yes, सर। sir. यस तो बैंक लोन का जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो अपने कितना मानेंगे पूरा ही मानेंगे जो 8 महीना के लिए है 69,600 69,600 पूरा ही मानेंगे 8,70,000 into 12% into 8 by 12 69,600 less interest paid बिकॉज अगर ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट आया है यानी वो इंटरेस्ट का एंट्री पास हो चुका है एंट्री पास होने का मतलब ये है एंट्री पास अभी रुक जाओ अभी कुछ लिखला मत था एंट्री पास होने का मतलब ये है कि वो इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया है तो ट्रायल बैलेंस में जो इंटरेस्ट आया है इसका मतलब उसका एंट्री पास हो चुका है इसका मतलब उसका इंटरेस्ट का पेमेंट हो चुका है यानी बाकी जो इंटरेस्ट है दैट इज आउटस्टैंडिंग तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में क्या लिखना है तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 8,000 फिर उसमें ऐड करना है ऐड आउटस्टैंडिंग 61,600 इधर में बगल में ब्रैकेट्स में लिख दो रेफर नोट 2 बगल में ब्रैकेट्स में लिख दो रेफर नोट 2 outstanding interest on bank loan is a liability or an asset it is a liability तो इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहां जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में अपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन को लिखेंगे देखो करंट ईयर में लोन 1 अगस्त 2019 में ले लिया गया था यानी 8 महीना से लोन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो खर्चा है वो 8 महीना के लिए होता है तो खर्चा अपने को 8 महीने का इंटरेस्ट का लेना है खर्चा अपने को 8 महीने का इंटरेस्ट का लेना है 8 महीने का इंटरेस्ट का खर्चा अपने कैसे निकालेंगे 8,70,000 इज लोन का अमाउंट इंटू 12% इंटरेस्ट का रेट इंटू 8 by 12 इज इक्वल टू 69,600 फिर इसमें से 8,000 का इंटरेस्ट का पेमेंट हो चुका है बिकॉज 8,000 का इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में है ट्रायल बैलेंस में होने का मतलब क्या एंट्री पास हो चुका है एंट्री पास होने का मतलब क्या पेमेंट हो चुका है तो 8,000 का इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया बाकी 61,600 आउटस्टैंडिंग है जो कि एक लाइबिलिटी है ठीक है देन कैश एट बैंक
ये अपने लिख चुके ना 35,000, याद करो 7,000 को माइनस किए थे, फिर चेक इन ट्रांजिट 7,000 लिखे थे। कैश इन हैंड कितना है? 11,200। कैश इन हैंड कितना है? 11,200। वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट के साइड में जाएगा। कैश इन हैंड 11,200। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट के साइड में जो आइटम्स है वो सारे आइटम्स को कंसिडर करना अपना हो गया है। अब क्रेडिट के साइड में आते हैं। कैपिटल अकाउंट 80,000 का है। कैपिटल अकाउंट 80,000 का है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में कैपिटल 80,000 का लिखेंगे अपने। सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,65,600, इसको लेना हो चुका है, म्यूचुअल सेट ऑफ किए थे, याद करो। बैंक लोन ये अपने बैलेंसिंग फिगर करके निकाले थे, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लेना भूल गया जिसने भी टाइप किया। तो बैंक लोन 8,70,000 हम लोगों ने जो निकाला उसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में लिखेंगे। 12% बैंक लोन 8,70,000। देन परचेजेस रिटर्न आपने परचेजेस से माइनस करेंगे 17,400। परचेजेस रिटर्न अपने परचेजेस से माइनस करेंगे। कितना है? 17,400। तो नेट परचेजेस कितना आ रहा है? 10,02,600। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? सेल्स दिया हुआ है। सेल्स कितना है? 25,08,500। 25,08,500। 25,08,500। ये अपने ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 25,08,500। और कुछ इंफॉर्मेशन है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेना हो चुका है, यानी ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड का भी सारा इंफॉर्मेशन अपना लेना हो चुका है, राइट। बाकी है तो बचा क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन ई एंड एफ, जिसमें अपने को वर्क्स मैनेजर और जनरल मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना है। तो वर्क्स मैनेजर का जो कमीशन है वो अपने ग्रॉस प्रॉफिट पर कैलकुलेट करेंगे। तो आ जाओ पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें। ठीक है, एक चीज ध्यान से सुनना, एक चीज ध्यान से सुनना, ठीक है। वर्क्स मैनेजर, जो वर्क्स मैनेजर है, जो वर्क्स मैनेजर है, वर्क्स मतलब क्या होता है? फैक्ट्री। फैक्ट्री का दूसरा नाम वर्क्स होता है। तो जो वर्क्स मैनेजर है उसको जो अपने वो फैक्ट्री में काम करता है, तो उसको जो अपने कमीशन पे कर रहे हैं वो कमीशन सोचकर बताना किधर आना चाहिए। ट्रेडिंग तो अकाउंट, डेबिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में या पीएल के डेबिट साइड में? सर पीएल के डेबिट साइड में। चिराग बताओ सोचकर। पीएल के डेबिट में आएगा सर। श्योर?
चलो मैं 1 मिनट का टाइम आप लोग को देता हूँ। ट्रेडिंग में भी आप ट्रेडिंग में आएगा सर? ट्रेडिंग में क्यों आएगा बोलो? ट्रेडिंग में इसलिए आएगा बिकॉज अभी तक अपने तो फैक्ट्री का सारा खर्चा किधर लिखे हैं? ट्रेडिंग में लिखा है ट्रेडिंग ना। में। मैन्युफैक्चरिंग हाँ, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री फ्यूल एंड इसलिए पावर, फैक्ट्री लाइटिंग। तो वर्क्स मैनेजर इसलिए का जो ट्रेडिंग में आएगा। कमीशन है वो क्या है? वर्क्स मतलब क्या? फैक्ट्री। फैक्ट्री मैनेजर का जो कमीशन है, फैक्ट्री मैनेजर कहाँ काम करता है? फैक्ट्री में काम करता है। तो उसको जो कमीशन अपने दे रहे हैं वो किधर आएगा? ट्रेडिंग का ही पार्ट बनेगा ना वो। ट्रेडिंग के यस डेबिट सर। साइड में आएगा। यस, यस सर। यस सर। यस। तो उसका जो कमीशन है, उसका जो कमीशन है वो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा। राइट। एंड कमीशन किस पर कैलकुलेट करना है? ग्रॉस प्रॉफिट का 1% इज कमीशन। ग्रॉस प्रॉफिट का 1% इज कमीशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलूंगा। ठीक है, राइट। तो ये बात तय हो चुकी है कि फैक्ट्री मैनेजर यानी वर्क्स मैनेजर का जो कमीशन है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड में आएगा। ये अपने अच्छी तरीके से समझ चुके हो और इस बात पर अग्री करते हैं। राइट। फैक्ट्री मैनेजर का जो कमीशन है वो कमीशन चार्ज करने के बाद ही अपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल पाएंगे। फैक्ट्री मैनेजर का जो कमीशन है वो कमीशन को वो कमीशन को ट्रेडिंग के डेबिट में लिखने के बाद ही अपने एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट निकाल पाएंगे। हाँ या ना? आप खुद ही सोचो, पहले ग्रॉस यस प्रॉफिट सर। कैलकुलेट यस करें या सर। फैक्ट्री मैनेजर का फैक्ट्री मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करें? मेरे को सुना, अभी कुछ मत बोलो। ठीक है, मेरे को ग्रॉस सुनो प्रॉफिट पहले। कैलकुलेट करेंगे फिर। हाँ बोलो बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे फिर उसका 1% निकालेंगे, जो निकलेगा वो मैनेजर कमीशन। बट ग्रॉस प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो तो मैनेजर कमीशन को चार्ज करने के बाद निकलता है। अब बिना पूछ सारा, बिकॉज ये जो कमीशन है ये तो ट्रेडिंग का ही एक्सपेंस है। तो सारे एक्सपेंसेस को डेबिट किए बगैर आप ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कैसे निकाल सकते हो? ग्रॉस प्रॉफिट का जो अमाउंट निकालोगे वो तो सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करने के बाद ही निकाल पाओगे ना। हम मुसीबत में फंस चुके हैं। कैसे फंसे? सर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। क्यों निकालना है? फैक्ट्री मैनेजर्स कमीशन निकालना है। बट फैक्ट्री मैनेजर कमीशन निकालने के लिए जो ग्रॉस प्रॉफिट अपने निकालेंगे वो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकालने से पहले अपने को फैक्ट्री मैनेजर का जो कमीशन है वो ट्रेडिंग के डेबिट के साइड में लिखना पड़ेगा विद द अमाउंट। यानी ये जो 1% कमीशन है दिस इज ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये जो 1% का कमीशन है दिस इज ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिकॉज फैक्ट्री मैनेजर यानी वर्क्स मैनेजर का जो कमीशन है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड में आएगा। बिकॉज वो फैक्ट्री का खर्चा है। काम मैनेजर फैक्ट्री में करता है तो उसका कमीशन ट्रेडिंग का एक्सपेंस है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड में वो एक्सपेंस आएगा। और वो एक्सपेंस को डेबिट के साइड में लिखने के बाद ही अपने क्या कर सकते हैं? लिखने के बाद ही अपने ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकाल सकते हैं। बट अपने फंसे कैसे? अपने फंसे ऐसे कि जो कमीशन है वो ग्रॉस प्रॉफिट पर बेस्ड है। और ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलेगा वो मैनेजर कमीशन के निकालने के बाद निकलेगा। आई बात समझ में? समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं समझ में आया? यस यस आया। यस सर। ठीक है, तो नोट 3 में लिखोगे। जिस पेज में बैलेंस शीट बना रहे हो उसके नेक्स्ट पेज में जाकर जहां नोट 1 और 2 लिखा है, नोट 1 क्लोजिंग स्टॉक के लिए लिखा था, नोट 2 किसके लिए लिखा था? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। एंड नोट 3 अब इसके लिए लिखो। फैक्ट्री मैनेजर्स कमीशन।
लिखो फैक्ट्री मैनेजर्स कमीशन इज 1%। फैक्ट्री की जगह वर्क्स मैनेजर लिखो प्लीज, बिकॉज क्वेश्चन में वर्क्स मैनेजर यूज किया हुआ है ना। वर्क्स मैनेजर commission is 1% of gross profit before charging such commission. Sorry, after charging such commission. Works manager commission is 1% of gross profit after charging such commission, means after debiting the works manager commission to the trading account. Clear? तो परसेंटेज किस पर बेस्ड है? It is 1% of the gross profit after charging such commission. तो जिस चीज पर परसेंटेज बेस्ड होता है ना, ये रूल, ये फंडा को हमेशा याद रखोगे, जिस चीज के ऊपर परसेंटेज बेस होता है उसको उसको क्या पकड़ना है? 100 पकड़ना है। जिस चीज पर परसेंटेज बेस्ड होता है उसको 100 पकड़ लेना है। इधर में जो वर्क्स मैनेजर का कमीशन है, that is 1% on the gross profit after charging such commission. यानी कमीशन को डेबिट करने के बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा उस पर अपने को कमीशन कैलकुलेट करना है। यानी अपने दोनों तरफ से फंसे, तो इससे निकलने के लिए अपने क्या रास्ता अपनाएंगे? जिस चीज पर परसेंटेज बेस्ड है उसको 100 पकड़ लो। इधर में 1% किसके ऊपर बेस्ड है? ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सो ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखो, लेट करके लिखना। हाँ, let gross profit after charging such commission is equal to 100. Therefore, commission is equal to 1% of 100. कितना आ रहा है? ₹1। यही आ रहा है ना? Therefore, commission is Yes, equal sir. to 1% of 100, ₹1। अब मेरे को ये बताओ, ध्यान से सोचकर मेरे को बताना, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग यानी आफ्टर डेबिटिंग मैनेजर्स कमीशन 100 पकड़ा है हमने, तो कमीशन उसका 1% है। तो कमीशन चार्ज करने से पहले ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? हु कैन टेल मी द ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन? कमीशन चार्ज करने से पहले ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? बोलो। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इज इक्वल टू 100, ठीक है, यानी कमीशन को डेबिट करने के बाद ग्रॉस 1/100 प्रॉफिट होगा। बाई बापरे, कितना कॉम्प्लेक्स आप लोग सोचते हैं। मैं सिंपल सा बात बता रहा हूं, सपोज पुचका खाने के बाद आपके पास 100 रुपए बचे। पुचका कितने का था? 1 रुपए का था। तो पुचका खाने से पहले आपके पास कितने थे? पुचका खाने के बाद आपके पास 100 रुपए बचे। पुचका कितना का खाया आपने? 1 रुपया का खाया। तो पुचका खाने से पहले आपके पास कितना का था? कितना पैसे थे? कितना तो अमाउंट था? 101 101। 101 बस, इतना तो इजी है। बाय वाई क्या चीज का लगान? ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन,
यानी कमीशन का एक्सपेंस बाद देने के बाद, माइनस करने के बाद 100 रुपया बचा, 100 रुपया का ग्रॉस प्रॉफिट बचा। कमीशन का खर्चा कितना था? 1 रुपया। पुचका खाने के बाद 100 रुपया बचा, पुचका कितना का खाए? 1 रुपया का खाए। तो पुचका खाने से पहले कितना रुपया आपके पास था? 101 रुपया था। बस वही तो है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कमीशन का एक्सपेंस माइनस करने से पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट है, कमीशन बिफोर चार्जिंग मतलब क्या? कमीशन का एक्सपेंस माइनस करने से पहले का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 101 के बराबर है, वो 101 के बराबर है। कमीशन का एक्सपेंस माइनस करने के पहले का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 101 के बराबर है। क्या आपने कमीशन माइनस करने से पहले का ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं? आंसर इज यस। अभी तक जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किए हैं उसमें कमीशन का एक्सपेंस डेबिट नहीं किया। तो अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किए उसको अगर बैलेंस करते हैं तो जो बैलेंस अमाउंट आएगा दैट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अग्री करते हो या नहीं? अभी तक अपने ट्रेडिंग अकाउंट जो प्रिपेयर यस सर। किए उसमें कमीशन को डेबिट नहीं किया, कमीशन चार्ज नहीं किया। तो अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किए उसको अगर अपने बैलेंस करते हैं, जो अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आएगा दैट विल बी बिफोर चार्जिंग कमीशन। अग्री करते हैं इस बात को लेकर? यस। यस सर। कितना आ रहा है वो? 9,57,000, 9,57,000, 9,57,000। लिखो एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज इक्वल टू ₹9,57,000। अभी जो 9,57,000 है वो कितना के बराबर है? 101 के बराबर है, 100 के बराबर है, या 1 के बराबर है? सीधा क्वेश्चन है, सिंपल सा 101 के बराबर है। 101 के बराबर है, 101 के बराबर है, 101 के बराबर है। सीधा क्वेश्चन है। अगर 9,57,000 101 के बराबर है तो 1 रुपए के बराबर कितना होगा और 100 रुपए के बराबर कितना अमाउंट होगा वो अपने निकाल पाएंगे? ये सोनो, अगर 9,57,000 यस सर। 101 के बराबर है तो एक अच्छा। रुपए के बराबर कितना होगा, 100 रुपए के बराबर कितना होगा, वो अपने यूनिटरी मेथड निकाल के, यूनिटरी मेथड लगाकर निकाल सकेंगे। कैसे निकालेंगे? 9,57,000 किसके बराबर है? 101 के बराबर है। निकालना क्या है? कमीशन। कमीशन कितना है? 1 रुपया। तो अगर 101 के बराबर 9,57,000 है तो 1 के बराबर कितना अमाउंट आएगा? 9,57,000 इंटू 1/101। कितना आ रहा है? 9,475। बोलो ये चीज सबको क्लियर हो गया? चिराग, अनमोल को क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है। तो कमीशन 9,475 है। तो कमीशन को अपने क्या करेंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे टू वर्क्स मैनेजर कमीशन। इसके लिए ब्रैकेट में लिख देना रेफर नोट 3। 9,475 आ रहा है।
नाउ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। टू ग्रॉस प्रॉफिट C/D। इसको अपने क्या करेंगे, पीएल के क्रेडिट के साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। आप खुद ही देख लो ना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 9,47,525। इसका 1% कितना आ रहा है, 9,475। उतना ही आ रहा है ना कमीशन। इसका 1% करूं कितना आएगा, 9,475 उतना ही आ रहा है कमीशन, यस सर। 9,47,525 इज ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब नेक्स्ट अपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिए, फिर पीएल के डेबिट में जितने भी सारे एक्सपेंसेस है उसको माइनस करेंगे। वी विल गेट नेट प्रॉफिट, वी विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वर्क मैनेजर्स कमीशन, बिकॉज वर्क मैनेजर्स कमीशन को अपने ऑलरेडी ट्रेडिंग के डेबिट में चार्ज कर चुके हैं, बट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर्स कमीशन। हाँ या ना, अभी जो अपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाले हैं उसमें पीएल के डेबिट के साइड में जो भी सारे एक्सपेंसेस है उसको अगर माइनस करेंगे तो वी विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वर्क मैनेजर्स कमीशन, बिकॉज वर्क मैनेजर्स कमीशन को ऑलरेडी अपने ट्रेडिंग के डेबिट में लिख चुके हैं, बट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर्स कमीशन, बिकॉज जनरल मैनेजर्स कमीशन अभी तक अपने पीएल के डेबिट में लिखे नहीं है। हाँ या ना, यस सर। यस सर। और अगर देखोगे जनरल मैनेजर का जो कमीशन है 2%, दैट इज ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वर्क मैनेजर्स कमीशन, बट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर्स कमीशन, बट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर्स कमीशन। यानी जनरल मैनेजर को जो कमीशन अपने देंगे वो कितना देंगे, नेट प्रॉफिट का 2%। वो नेट प्रॉफिट में वर्क्स मैनेजर कमीशन का एक्सपेंस माइनस हो जाना चाहिए आफ्टर चार्जिंग वर्क मैनेजर्स कमीशन, बट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर्स कमीशन, यानी जनरल मैनेजर कमीशन चार्ज होने से पहले, एक्सपेंस को डेबिट करने से पहले जो नेट प्रॉफिट निकल रहा है, पहले जो नेट प्रॉफिट निकल रहा है उस नेट प्रॉफिट पर अपने को क्या करना है, 2% का कमीशन कैलकुलेट करना है। यानी ये वाले केस में चीज सिंपल है या पहले की तरह डिफिकल्ट है, बोलो। अगर समझ गए होगे तो जल्दी आंसर दे दोगे, सही आंसर दोगे। सिंपल है या तो पहले की तरह चीज हाँ, तो पहले की तरह डिफिकल्ट है। कैसे डिफिकल्ट है, आप जवाब दो तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा ना, कैसे डिफिकल्ट है। आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। चिराग आपको क्या लग रहा है। सर वो कमीशन वाला पार्ट थोड़ा लाइक अलग टाइप का है पहले से। पहले जो कर रहे थे वो सब तो थोड़ा अलग है, पहले जो सब करे हम लोग। नहीं देखो, पहले अपने क्या करे थे, जो वर्क्स मैनेजर का कमीशन है ना वो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर था, और वो ग्रॉस प्रॉफिट कमीशन माइनस करने के बाद वाला होना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि वर्क्स मैनेजर कमीशन वाज 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, एंड ग्रॉस प्रॉफिट अपने कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रेडिंग के सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके कैलकुलेट करते हैं, और ट्रेडिंग का एक एक्सपेंस वर्क्स मैनेजर कमीशन भी है। तो कमीशन का खर्चा बाद देने के बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उस पर अपने कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो इट वाज आफ्टर चार्जिंग वर्क्स मैनेजर कमीशन, इट वाज आफ्टर चार्जिंग वर्क्स मैनेजर कमीशन, ठीक है। तो इट वाज ऑन ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वर्क्स मैनेजर कमीशन,
तो 1% का जो कमीशन दैट वाज ऑन ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वर्क्स मैनेजर कमीशन, यानी कमीशन का खर्चा माइनस करने के बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है उस पर 1%। तो हम लोगों ने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन को 100 पकड़ा, कमीशन 1% कैलकुलेट किया, 1 रुपया कैलकुलेट किया, तो उससे क्या निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कमीशन माइनस करने से पहले का ग्रॉस प्रॉफिट 101 रुपया निकला। पुचका खाने के बाद 100 रुपया बचा, 1 रुपया का पुचका खाए तो पुचका खाने से पहले 101 रुपया हाथ में था। तो बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना, 101 रुपया। अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट अपने प्रिपेयर किए हैं उसमें से वी कैन इजीली कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिकॉज अभी तक अपने ट्रेडिंग में मैनेजर्स कमीशन को डेबिट नहीं किए, माइनस नहीं किए। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा दैट इज बिफोर चार्जिंग कमीशन, जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा दैट इज बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो निकाला ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 9,57,000, दैट वाज इक्वल टू 101। तो अगर 101 के बराबर 9,57,000 है तो एक के बराबर जो कमीशन है वो कितना का होगा, 100। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना का होगा, वो ऐसे करके अपने निकाल लिए, यूनिटरी मेथड यूज करके निकाल लिए। फिर इसमें जो जनरल मैनेजर का कमीशन बोल रहे हैं दैट इज 2%, 2% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वर्क्स मैनेजर कमीशन। ऑलरेडी अपने वर्क्स मैनेजर कमीशन को डेबिट कर चुके हैं ट्रेडिंग में, but before charging but before charging जनरल मैनेजर कमीशन। मतलब नेट प्रॉफिट, कौन सा नेट प्रॉफिट यूज करना है कमीशन कैलकुलेट करने के लिए, वो नेट प्रॉफिट जो कि आएगा मैनेजर का कमीशन बाद देने से पहले, वो नेट प्रॉफिट जो कि आएगा मैनेजर कमीशन का डेबिट करने से पहले, मैनेजर कमीशन एक्सपेंस करने से पहले। तो मैनेजर कमीशन का एक्सपेंस करने से पहले जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर 2% है बिफोर चार्जिंग। तो अभी जो अपने पीएल बनाए हैं वी कैन इजीली कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर्स कमीशन, यस और नो? यस सर। तो अब अनमोल आप मेरे को बताओ कि इसमें इजी है या डिफिकल्ट है? इजी है, मेरे को सही आंसर करने दो, सही आप उल्टा है। आंसर, हाँ हाँ हाँ, ठीक सही है, जी है। इजी है। तो व्हाट इज नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, 4,94,425। तो अपने इसका 2% कैलकुलेट करेंगे, जनरल मैनेजर्स कमीशन। फोर नाइन फोर टू फाइव इंटू 2% कितना आ रहा है, 9,889, 9,889, 9,889 इज मैनेजर्स कमीशन। फिर अपने नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बिकॉज इसमें कमीशन कब निकालने के लिए बोला, so, इसमें कमीशन कब निकालने के लिए बोला, वो नेट प्रॉफिट जिसमें से अभी तक कमीशन माइनस नहीं किया हुआ है। कमीशन चार्ज करने से पहले जो नेट प्रॉफिट है उस पर कमीशन निकालने के लिए बोला। तो अब नेट प्रॉफिट निकालो, कितना आ रहा है, 4,84,537, 4,84,537। अब ध्यान से सुना, एक बात मैं बोलूंगा, ये जो वर्क्स मैनेजर कमीशन है या जनरल मैनेजर्स कमीशन है, ये कमीशन आपने कैलकुलेट कर लिए, कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा बट अभी क्लियर है। ये जो कमीशन आपने कैलकुलेट किए ये कब कैलकुलेट किए, ईयर एंड में या ड्यूरिंग द ईयर? ईयर एंड में तो ईयर कैलकुलेट किए, एंड में है। ईयर यस एंड सर। में कैलकुलेट किए।
अब मेरे को बताओ, अपने जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं यानी ईयर एंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, तब मेरे को ये बताओ क्या ये कमीशन का पेमेंट हो चुका है या होना बाकी है? सर होना बाकी है। थैंक गॉड आपने मतलब ये वाले क्लास में पहली बार फर्स्ट चांस में करेक्ट जवाब दिया। होना बाकी है, मेरे को लगा इस बार भी आप उल्टा ही बोलोगे। ठीक है, पेमेंट होना बाकी है, बिकॉज ईयर एंड में अभी तुरंत ही तो कैलकुलेट किया, तो तुरंत ही ना पे कर दोगे। पेमेंट होना बाकी है यानी ये जो कमीशन है इसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, या पेमेंट कर दिए इसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। ये दोनों कमीशन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए दोनों, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बिजनेस के लिए एसेट होता है या लाइबिलिटी? बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी साइड में अपने लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। वर्क्स मैनेजर कमीशन, और आप खुद सोचो ये जो इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ था, ये कहाँ दिया हुआ था? एडिशनल इंफॉर्मेशन में ना। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी अपने को दिया हुआ होता है उसका इफेक्ट कितने जगह आता है? दो जगह आता है। यस सर। तो एक बार तो अपने ट्रेडिंग के डेबिट में वर्क्स मैनेजर कमीशन लिख ही दिए, और पीएल के डेबिट में जनरल मैनेजमेंट कमीशन लिख ही दिए। तो इसका दूसरा इफेक्ट के बारे में आप लोगों को खुद से सोचना चाहिए था कि सर इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा। इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में जाएगा, बिकॉज ये कमीशन का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, अभी तुरंत ही तो कैलकुलेट किए। फिर अपने क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है 4,84,537, उसको अपने बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देंगे। 4,84,537 एड नेट प्रॉफिट। अब बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल करो। टोटल मैच कर रहे हैं, कितना आ रहा है टोटल? 19,76,100। 19,76,100 दोनों साइड का टोटल। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आज का सर क्लास, हाँ बोलो बोलो बोलो। ये सर इतना लाइक ये जो सम है इसका कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग एक सम में एग्जाम में? देखो एक सब में मैक्सिमम फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में 40 to 45 मिनट्स। देखो अभी जो अपने क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसमें टाइम इसलिए लग रहा है बिकॉज एक तो हमारा हैबिट छूट गया अकाउंट्स करने का। क्लास 11 एंड 12 ऑनलाइन रहा तो अपना हैबिट छूट गया। अब ऑफलाइन एग्जाम्स आया है सर पर, तो फिर से अकाउंट्स प्रैक्टिस बेसिक्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो कंसेप्ट थोड़ा सा अनक्लियर है तो उसको पॉलिश कर रहे हैं, तो समझाने में टाइम ज्यादा लग रहा है। समझा रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपका राय ले रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे क्या होगा बताओ, तो अपने बातचीत करके सम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। बट एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन में मैक्सिमम आप 45 मिनट्स का टाइम दोगे। फाइनल अकाउंट्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चन में मैक्सिमम 45 मिनट्स का टाइम दोगे। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इसका थोड़ा सा सिंपल
वर्जन होगा, इजी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मैंने पहले बोला, वो आराम से 40-45 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा। बाय चांस अगर आपके एग्जाम में, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर बैलेंस शीट टैली नहीं करता है या बीच में कहीं पर अटक जाते हो, तो क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मत लगाना, उसके पीछे सोचने में ज्यादा टाइम मत लगाना कि मेरे को नहीं कंप्लीट करना है, मेरे को सही करना है। ये ईगो मत रखना, क्वेश्चन को कंप्लीट करने में पूरा टाइम मत दे देना। जस्ट मूव ऑन विद अनदर क्वेश्चन। बाद में जब टाइम बचे, देन यू कैन गेट बैक टू फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन, राइट? बाद में जब टाइम बचे, देन यू कैन गेट बैक टू फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन के पीछे में, इस फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन के पीछे मैक्सिमम 40-45 मिनट्स। और आप देखोगे अपने जो क्लास में सम सॉल्व कर रहे हैं, वो सम सॉल्व करने की वजह से एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे विदाउट एनी हर्डल, राइट? 40-45 मिनट्स हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मूव फॉरवर्ड, बिकॉज पार्ट मार्किंग भी होता है, पार्ट मार्किंग भी होता है। आप जितना किए, ऐसा मत समझना वो वेस्ट है, उसके नंबर भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है? तो इसी के साथ से अपने कल आज का, क्लास होगा क्या? यस, इसी के साथ अपने आज का क्लास खत्म करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच एंड यस, हैव अ गुड डे। टाइमिंग्स में व्हाट्सएप कर रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है? ओके सर, बाय सर बाय बाय। सर, गुड बाय। नाइट।